सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू AIB एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करते हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रता। सो आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को एक वन शॉट वे के साथ समझने वाले हैं, जिसमें इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। सो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और जल्दी से फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता को अगर मैं डिफाइन करने के लिए बैठूं तो मैं स्वतंत्रता को किस तरीके से बताऊं सामने वाले को कि क्या है फ्रीडम। तो यहां पर आप ये बता सकते हो कि भाई हम जब अपने फैसले को बिना किसी दबाव के, बिना किसी दूसरे के दबाव कर लिए बिना हम अपने फैसलों को ले लेते हैं तो वह स्वतंत्रता है। जाहिर बात है, जैसे कि हमारे देश को अगर कोई व्यापार करना हो, या हमारे देश को कोई नियम लागू करना हो, या हमारे देश को किसी भी चीज के अंदर परिवर्तन करना हो जो देश के अंतर्गत आता है, तो हमारे देश को किसी भी तरीके से बाहर के देशों से कोई भी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हम अपने देश के अंदर परिवर्तन जब करेंगे जब हमारे देश के अंदर परिवर्तन होगा, जब हम ब्रिटेन से बात कर लेंगे, जब हम अमेरिका से बात कर लेंगे, जब हम रूस से बात कर लेंगे। ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम स्वतंत्र हैं। तो यहां से स्वतंत्रता का हमारे एक डेफिनेशन अराइज होती है। वो क्या डेफिनेशन है बेटा? स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है जो कि व्यक्ति को अपने जीवन को अपने आधार पर जीने की अनुमति देता है या उसका अधिकार देता है। अपने मौलिक अधिकारों को, अपने मौलिक कर्तव्यों को अपनाने का, उसका पालन करने का भी अधिकार स्वतंत्रता ही देता है। आज मैं अगर चाहूं तो मैं पूरे भारत के किसी भी राज्य के अंदर जाके रह सकता हूं। आज मैं चाहूं मैं कोई भी संस्कृति को अपना सकता हूं। आज मैं चाहूं मैं कोई भी धर्म को अपना सकता हूं। मैं चाहूं कोई भी लीगल कारोबार कर सकता हूं अपने देश के अंदर। तो ये मेरी क्या है? ये मेरी स्वतंत्रता है। तो हाँ, ऐसे ही हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता क्या है? हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके से बाहरी दबावों से हमारा देश मुक्त है। तो ये स्वतंत्रता है। परंतु स्वतंत्रता के दो आयाम होते हैं, एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता का आखिर महत्व क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताऊं स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है। यह आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने जीवन को अपने अधिकार से जीने का अधिकार देता है। यह आप खास ध्यान रखना। दूसरा, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों तक पहुंचने में यह मदद करता है। यह आपका स्वतंत्रता कहलाता है। फिर आता है तीसरा, फ्रीडम मेरी स्वतंत्रता शोषण को रोकता है। फिर चाहे वह धर्म का हो, जाति का हो, संस्कृति का हो, वह कुछ भी हो, वह शोषण को भी रोकता है। यह स्वतंत्रता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कि आप जान पाओगे कि हमसे, यानी कि इस लोकतंत्र से पहले हमारे देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, और ब्रिटिश हुकूमत क्या था कि वो पूरी तरीके से भारत के लोगों का शोषण कर रहे थे, यानी कि भारत के लोगों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे थे वो लोग। और उससे पहले हमारे देश के अंदर जो मल्टीपल राजा थे, उन सभी राजाओं ने क्या किया था कि भाई वो सब राजा जिस धर्म के होते थे वो उस धर्म को मान्यता ज्यादा देते थे, उसको बढ़ावा ज्यादा देते थे। तो ये एक स्वतंत्रता हम नहीं कह सकते। तो यहां पर क्या है कि हम हर तरीके से शोषण के विरुद्ध हैं और शोषण से मुक्त हैं। यही स्वतंत्रता कहलाएगी। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का भी अधिकार देता है। यानी कि जो आपको आपके संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार गिवन है, उन 6 के 6 मौलिक अधिकारों का एक उपयोग करना भी आपको स्वतंत्रता ही दे रहा है। यानी कि इन 5 मौलिक अधिकार हमें जो मिलते हैं, उन पांचों मौलिक अधिकारों के अंदर अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस मौलिक अधिकार का हनन होने के बदले हम छठे मौलिक अधिकार के जरिए, यानी न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार को ना पूरा होने के चलते आंदोलन भी कर सकते हैं। तो इसका भी अधिकार आपको स्वतंत्रता ही देता है। तो ये आपके 4 महत्व निकलते हैं। अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या होता है बेटा? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता। जो मैंने आपको केस बताया कि राजनीतिक स्वतंत्रता का है। फिर हम बात करें अगर आर्थिक स्वतंत्रता की, तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी आर्थिक गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को करने की हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, तो वो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। तीसरा मैं बात करूं सामाजिक स्वतंत्रता, तो सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सामाजिक स्वतंत्रता की। तो सामाजिक स्वतंत्रता का आखिर क्या मतलब होता है? तो सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपने सामाजिक जीवन को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार या अपने तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता, वह आपका सामाजिक स्वतंत्रता कहलाता है। तो अब तक हमने क्या समझा? अब तक हमने स्वतंत्रता के विषय के बारे में जाना, फिर हमने उसके महत्व के बारे में जाना, फिर हमने उसके प्रकार के बारे में जाना। अब हम समझते हैं स्वतंत्रता के 2 आयाम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहां पर जो हमने प्रकार लिख दिया है, आप इसकी जगह अपने नोट्सों के अंदर आयाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे स्वतंत्रता के 2 आयाम की। तो स्वतंत्रता के हमारे पास 2 आयाम जो आते हैं वो आते हैं, पहला नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा आता है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है बेटा और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है, इन दोनों पर ही जरा चर्चा करते हैं। तो देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के बंधन या दबाव से मुक्ति। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की अनुमति देता है।
ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, यानी कि बाहरी किसी भी दबाव के बिना, बाहरी किसी भी मुक्ति के बिना, यानी कि मुक्ति होनी चाहिए हमें हर तरीके से सभी बंधनों की, तो वह आपका नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाता है। बट यहीं पर मैं बात करूं सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने जीवन को अपने से जीने के लिए, यानी कि अपने जीवन को अपने तरीकों से भी जीने के लिए, अपनी क्षमता के अनुसार और अवसरों के अनुसार। साथ ही साथ ये स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच भी प्रदान करता है। तो अब मैं आपको इन दोनों का मतलब समझा देता हूं, तो आपको हो सकता है डेफिनेशन से ना समझ में आया हो और बहुत सारे बच्चों को आ भी गया हो। तो देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि मान लो एक लड़का है, अब वो जो लड़का है जिसका नाम है ए, ठीक है, अब वो जो ए लड़का है ना, वो स्कूल जाना चाहता है, ठीक है, परंतु वो ये कह रहा है कि भाई मैं जो स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल बिना ड्रेस के जाऊंगा, मैं ड्रेस पहन के नहीं जाऊंगा, मैं आइडेंटिटी कार्ड पहन कर नहीं जाऊंगा, और मैं जैसा मन करेगा वैसे जाऊंगा, मेरा मन करेगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। तो यहां पर क्या है कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, यानी कि वो अगर चाहेगा तो स्कूल जाएगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। दूसरी बात, जिस समय पर चाहेगा उस समय पर जाएगा, जो कपड़े पहनकर जाना चाहेगा वह पहन के जाएगा। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है, जिसमें आप हर एक बंधन से मुक्त हो, हर एक दबाव से मुक्त हो, परंतु ये हमारे समाज के लिए, हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए और हमारी किसी भी वस्तु के लिए या एक कल्याण के लिए ये अच्छी बात नहीं होती। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता हमारी सक्सेस को ड्राइव नहीं करता। तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर ऐसी स्थिति देश के अंदर है तो वो देश कभी ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमने बात करी सकारात्मक स्वतंत्रता की, यानी कि आप अब भी स्वतंत्र हो, आप स्कूल जाओ या मत जाओ वो आपकी मर्जी, परंतु जब आप स्कूल जाओगे तो आप सुबह 7 बजे ही स्कूल जाओगे। अगर आपको उसके बाद मन कर रहा है स्कूल जाने का तो आप स्कूल नहीं जा सकते। दूसरी बात, आप स्कूल जा रहे हो तो आप ड्रेस पहनकर ही जाओगे, आप आइडेंटिटी कार्ड पहनकर ही जाओगे, आप बुक्स लेकर ही जाओगे। तो ये हमने जाना, तो ये भी तो स्वतंत्रता है भाई। अगर आप स्कूल जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, खूब जाइए, परंतु आपको इन सारे दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। ये सारे दिशा निर्देश हमारे लिए तो है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये दिशा निर्देश ही नहीं होंगे तो हमारे देश के अंदर तो कभी भी किसी भी जगह कोई भी खून हो जाएगा, जिसका मन करेगा वो उस बंदे को मार देगा, और यहीं पर हमारे देश में उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सुनवाई? क्योंकि ये कह दिया जाएगा कि भाई ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, हम मुक्त हैं। तो यहां पर अगर ऐसी स्थिति आ गई तो एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन जाएगा, और हमारे समाज का कल्याण तो छोड़ो, हमारा खुद का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या बात हो रही बेटा कि जब कभी भी हम स्वतंत्रता की बात करें तो हम ये भले ही बेशक कहते हैं कि व्यक्ति को अपने सामाजिक जीवन जीने का अधिकार अपने हिसाब से, अपने तरीके से, परंतु वह सामाजिक जीवन तब जीता है एक कल्याणवासी तरीके से, एक महत्वता के साथ, जब वो एक रिस्ट्रिक्शंस के अंदर होता है। यानी कि हमारे सक्सेस के लिए या फिर हमारी स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी बेटा होते हैं प्रतिबंध। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रतिबंधों की हमें बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमारे समाज में प्रतिबंध नहीं होंगे तो हम अपने समाज के अंदर पूर्ण तरीके से रह ही नहीं सकते। ये आप ध्यान रखो। अब हम पूरे भारत के अंदर हमारे पास मौलिक अधिकार है भाई 6। अब वो 6 मौलिक अधिकारों के अंदर मेरे पास मौलिक अधिकार है, एक धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है और एक अभिव्यक्ति का भी अधिकार है। अब यहां से आप देखिएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई बंदा अपने धर्म को जबरन तौर पर किसी से कबूल करवा रहा है या फिर उसको फैला रहा है या फिर उसके जरिए किसी दूसरे धर्म की मान्यता को हानि पहुंचा रहा है तो हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। या फिर कोई भी काम एक असंवैधानिक तौर पर हो रहा है, जो जगह जिस चीज की है वहां पर वो चीज नहीं हो पा रही, तो ये सब एक असंवैधानिक तौर पर है। अगर मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर नकारात्मक स्वतंत्रता अपनाई जाती तो हम हर प्रतिबंध से मुक्त होते, हम हर दबाव से मुक्त होते। तो जो बंदा तो जिस जिस तरीके से जो उसका मन करता फिर वो वही करता, उसके खिलाफ किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होती। परंतु आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास संविधान है, हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे पास मौलिक कर्तव्य है, परंतु मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि हमारे पास जितने भी अधिकार हो उनको अधिकारों को उपयोग में लाने की भी स्वतंत्रता एक स्वतंत्रता है। यानी कि उन सभी अधिकारों का उपयोग करना भी आपको छठे अधिकार के माध्यम से बताया गया है, जिसमें आपने पढ़ा होगा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। तो यहां से हमने क्या जाना कि स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ सारे दबावों से मुक्त नहीं है या फिर हर एक प्रतिबंधों से मुक्त नहीं है। असली स्वतंत्रता ही वही है जो आप प्रतिबंधों के अंदर रहते हो। प्रतिबंध इंसान को एक कल्याणवास तरफ लेके जाते हैं, आपको अवसरों की पहचान करवाते हैं और आपको एक अपनी जिंदगी के अंदर ऊंचा मुकाम हासिल करवाते हैं। तो ये आपका एक तरीके से सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। और इसी के जरिए आपने क्या देखा, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो मेरे इन कुछ उदाहरणों के जरिए आप समझ चुके होंगे कि हमें अपने प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। हमारे संविधान में भले ही हमें बोला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने धर्म की मान्यता को पूरी तरीके से पूरा कर सकते हैं जो हमारे धर्म की मान्यता है,
परंतु जब हमारे धर्म की उस मान्यता से किसी दूसरे धर्म की मान्यता को कोई हानि ना पहुंचे, यानी कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे धर्म की मान्यता को, जिसकी किसी धर्म के अवतार को किसी भी तरीके से कोई हानि पहुंचे या किसी भी तरीके से किसी बात के जरिए कोई बात गलत पहुंचे। तो ये सब चीजें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता कहलाती है। अभिव्यक्ति के अधिकार का अगर मैं बात कर दूं तो हमारे पास ये भले अधिकार है कि हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, हम अपनी बातों को कह सकते हैं, हम पूरे देश के अंदर कहीं भी रह सकते हैं और कोई कारोबार कर सकते हैं, परंतु हमें आंदोलन एक हिंसक तरीके से नहीं करना, अहिंसक तरीके से करना है। हमें अपनी बातों को बसों को जलाकर नहीं कहना, हमें अपनी बातों को शांति तरीके से कहना है। हमें अपनी बातों को सरकारी प्रॉपर्टी को खराब करके नहीं कहना, हमें अपनी बातों को शांति तरीके से कहना है, गांधीवादी तरीके से कहना है। तो ये आपके अभिव्यक्ति के अधिकार हैं। आपको धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, आपको समानता का भी अधिकार है, आपको शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, परंतु प्रतिबंधों के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। आज जो हम अपनी सड़कों पर घूमते हैं, सड़कों पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, हमें कोई रोक नहीं। अगर मैं अभी इस जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहूं, मान लीजिए मैं यहां से सिलमपुर जाना चाहूं, तो मैं उस सिलमपुर जाना चाह सकता हूं, मुझे कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, परंतु वो कब रोकेगा? जब मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा, जब मैं अपनी किसी गाड़ी के कागजात को अपने साथ नहीं रखूंगा, या फिर मान लीजिए कि मैं एक बालिग नहीं होऊंगा, तो उससे पहले पुलिस वाले मुझे रोक लेंगे। तो यहां पर क्या बात हो रही है कि धार्मिक स्वतंत्रता, सॉरी, जो हमारी स्वतंत्रता होती है वह स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो यहां से हमने पूर्ण तरीके से समझा कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। अब हम बात करते हैं बेटा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है हानि सिद्धांत। तो व्हाट इज हानि सिद्धांत? हानि सिद्धांत क्या है ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कई सारी चीजें कर लेते हैं, यानी कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे एक मूल हितों की जो है वो व्याख्या नहीं हो रही या फिर उसकी रक्षा नहीं हो रही, तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, तो वह हानि सिद्धांत कहलाता है। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई व्यक्ति आपकी तरफ बंदूक लेकर या फिर आपकी तरफ चाकू लेकर आ रहा है, वो आपको मारने के लिए, उससे पहले आपने उसको मार दिया। अब इसके जरिए आप ये नहीं कहोगे कि सर मुझे तो जेल हो जाएगी, क्योंकि मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं अपने देश के अंदर किसी को मार दूं बिना वजह। परंतु हानि सिद्धांत की कहता है कि जब बात आपकी आत्मरक्षा की आ जाए तो आप इस सिद्धांत को अपना सकते हो, तो यह हानि सिद्धांत कहलाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और बताई है, उसको जरा फोकस करते हैं। इसमें किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, ध्यान दीजिएगा यहां पे बात हो रही है व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा को माना जाता है, या फिर किसी दूसरे को हानि से बचाना हो, जैसे कि व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य पर रोक लगानी है जिससे किसी दूसरे को हानि पहुंच रही हो। यानी कि हानि सिद्धांत आपको दो बातें सिखाता है, पहली सिखाता है व्यक्तिगत रूप से, दूसरी सिखाता है सामूहिक रूप से। पहली चीज यह है कि जब किसी कार्य को करने के बदले आपको कोई हानि पहुंच रही हो तो उसका आप सुलझाना हानि सिद्धांत के जरिए यानी कि आत्मरक्षा के जरिए कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा कार्य जिससे आपको ही कोई परेशानी नहीं है, जिससे पूरी कम्युनिटी को परेशानी है, तो वह सामूहिक मुद्दा हो जाता है। उसका निपटारा कैसे किया जाता है? देखिए, सबसे पहले जे.एस. मील के अनुसार हमारे इस सब सिचुएशन को दो भागों में बांटा। पहला है स्वयं संबंधी, दूसरा है पर संबंधी। ठीक है, तो स्वयं संबंधी और पर संबंधी का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले ब्लूटूथ वाले कुछ एयरबड्स आते हैं, हमें तो नाम नहीं पता, वो जो लड़के कान वान में लगा के रखते हैं। तो इससे क्या है कि भाई मान लो फोन में गाना चल रहा है, आपने वो कान में लगा रखा है एयरबड्स, और बेसिकली क्या हो रहा है कि गाने सुन रहे हो आप मजे से। अब ये आपका स्वयं संबंधी है, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हो उसका परिणाम आपको ही दिख रहा है, इससे किसी दूसरे बंदे को कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको देख रहा हूं, मैंने कहा कि भाई चलो गाने सुनने दो, आप पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, पढ़ लो। आप स्कूल नहीं जा रहे, अपने लिए नहीं जा रहे, मत जाओ। अब इसी तरीके से क्या होता है बेटा कि जो कार्य सिर्फ और सिर्फ आपसे संबंध रखते हो वह स्वयं संबंधी कहलाते हैं, जो कार्य सिर्फ आपसे संबंध रखते हो वह स्वयं संबंधी कहलाते हैं। अब यहां पर बात जब आ जाती है, जब वह स्वयं संबंधी कार्य थोड़ा अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आप सुबह पूरे दिन पढ़ने के बाद आपने कहा कि यार अब थक गया, अब थोड़ा मूड ठीक किया जाए, तो आपने इन एयरबड्स को निकाल के रख दिया और इतने बड़े बड़े डीजो के अंदर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया और फुल आवाज में गाने बजा दिए। तो इससे आपको मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, परंतु आपके मोहल्ले वाले को मजा नहीं आएगा इससे। तो ये क्या है, एक सामूहिक मुद्दा बन जाएगा, यानी कि एक व्यक्तिगत रूप से यानी कि स्वयं संबंधी रूप से ये पर संबंधी कार्य बन जाएगा, और सामूहिक मुद्दा बनने के बाद आपकी इस स्वतंत्रता को लगाम लगाई जा सकती है कि जिससे किसी दूसरे बंदे को कोई हानि ना पहुंचे। तो ये आपको हानि सिद्धांत सिखाता है। सो मेरे हिसाब से आपको फुली तरीके से समझ में आया होगा, बट फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूं और हर वीडियो में कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं, कहीं कोई डाउट रह जाए ना तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। उसी क्लास में उसी दिन मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, उस डाउट पे पूरा काम करूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर माध्यम से बता सकते हैं, एंड इवन इंस्टाग्राम पर मैसेज कर भी बता सकते हैं, जो भी आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है।
यहां पर हमने क्या देखा भाई, जेएस मिल के अनुसार स्व संबंधी, पर संबंधी और हानि सिद्धांत। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी आपको बताई है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम ये जानते हैं कि ये जो हम सारा कंटेंट पढ़कर आए हैं, हम सब कुछ बातें करी स्वतंत्रता की। पहले हमने स्वतंत्रता का मतलब जाना, फिर उसके प्रकार को समझा, महत्वता को समझा, उसके आयाम को समझा, और हमने ये भी समझा कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। फिर हमने हानि सिद्धांतों को जाना कि वो सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, और जेएस मिल के अनुसार हानि सिद्धांत को किस तरीके से समझाया गया है। अब हम ये समझते हैं कि स्वतंत्रता की असली वैल्यू किसे पता थी, और जिनकी वजह से हमने अपने देश के अंदर स्वतंत्रता को अपनाया और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। फटाफट से उन लोगों पर जरा चर्चा करते हैं और उनकी आत्मकथाओं से जरा समझते हैं कि आखिर हकीकत में स्वतंत्रता क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का आदर्श। तो स्वतंत्रता का आदर्श का मतलब, यानी कि हम किन, ऐसे वो कौन लोग हैं जिनको हम स्वतंत्रता का आदर्श मानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में काटे थे। अब आप सोच रहे हो 27 साल कितना लंबा पीरियड होता है। एक बच्चा जो आज पैदा हो, 27 साल बाद वो पूरा जवान हो जाता है, यानी कि एक बच्चा, उसका बचपना भी बीत गया और वो जवानी की स्टेज पर भी आ गया। और सोचो, जब एक व्यक्ति 27 साल जेल में काटकर आता है तो वो बुढ़ापे के अंदर ही बाहर निकलता है, परंतु फिर भी स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं छोड़ता। तो समझ रहे हो स्वतंत्रता कितनी प्यारी होती है। तो यहां पर क्या बात की गई है, नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के थे, और यहां पर क्या था कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति चल रही थी, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का कब्जा था। अब अंग्रेज होते हैं गोरे, दक्षिण अफ्रीका के लोग थे काले। तो यहां पर क्या था, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताकर लोकतंत्र देश का नेतृत्व किया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा पर एक किताब लिखी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि सफर अपनी आजादी को, यानी कि स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए बहुत लंबी दौड़। कहते हैं ना कि कोई भी तरक्की, कोई भी कामयाबी या कोई भी स्वतंत्रता एक रात में नहीं मिल जाती, उसके पीछे कई रातों की मेहनत होती है, कई रातों की, तब जाके वो एक रात के बाद आपको वो चीज मिलती है। तो यहां पर इन्होंने क्या दर्शाया है, संघर्षों को दर्शाया है, अपनी पढ़ाई को दर्शाया है, अपने आंदोलनों को दर्शाया है, अपनी 27 साल की जिंदगी जो इन्होंने जेल में बिताई है उस समय को दर्शाया है अपनी इस आत्मकथा के अंदर। तो यह उनकी आत्मकथा है। यह पुस्तक उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और संघर्ष को चित्रित करती है, जो नस्लवाद पर मानवता की जीत की एक अपनी कहानी है। समझ रहे हो। तो यहां पर क्या है, इन्होंने हमें क्या बात बताई, इन्होंने इस आत्मकथा के माध्यम से हमें समझाया कि स्वतंत्रता का मतलब केवल अपनी जंजीर उतारना नहीं होता, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान भी करना होता है। इन्होंने हमें समझाया कि भाई स्वतंत्रता का असली मतलब ये नहीं है कि आप अगर कहीं पर फंसे हुए हो तो आप वहां से निकलकर भाग जाओ, पहले तो अपनी जंजीर उतारो। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वतंत्र हो, यानी पहले अपनी जंजीर उतारो, फिर दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करो, यानी कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी मदद करो, उनको भी उस ट्रैप में से निकालो। तो ये स्वतंत्रता इन्होंने हमें सिखाई अपनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के माध्यम से। यहीं पर हमारे पास एक और आ जाते हैं जिनके माध्यम से हम ये समझेंगे भाई हाँ स्वतंत्रता कितनी जरूरी होती है। तो मैं बात कर रहा हूं आंग सान सू की। हम बात कर रहे हैं आंग सान सू की। ये महिला थी जो कि म्यांमार की थी, जो म्यांमार की प्रमुख राजनेता थी, लेखिका भी थी और लोकतंत्र कार्यकर्ता भी थी, जिन्होंने म्यांमार में सैन्य शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन किया था गांधी जी से प्रेरित होकर। तो यहां से क्या है, आंग सान सू की एक वो क्या था, म्यांमार की कौन थी, प्रमुख राजनेता थी, लेखिका की भी थी और लोकतंत्र आंदोलन कार्यकर्ता भी थी। तो यहां पर क्या था, इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक क्या नाम है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि डर से आजादी। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर ये पुस्तक उनके साहस को, उनके अहिंसावाद को और उनके इन सिद्धांतों को दर्शाती है। इनको म्यांमार की सैन्य सरकार के द्वारा 15 सालों के लिए घर में नजरबंद रखा गया था। इसका मतलब यह होता है कि आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा, आपको आपके घर के अंदर ही लॉक कर दिया जाएगा। आपके जीवन यापन के लिए जो कुछ भी व्यवस्था होगी वो सब देश के अंदर होगी, परंतु आपको ना तो किसी से मिलने दिया जाएगा, ना ही किसी पार्टी की भागीदारी में भाग लिया जाएगा और साथ ही साथ ना ही किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होने दिया जाएगा। तो इनको 15 साल के लिए घर की नजरबंदी का एक आदेश दिया था म्यांमार की सैन्य शासन के माध्यम से। तो आप यहां से देखो कि इन्होंने जो फ्रीडम फ्रॉम फियर एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपने इस साहस को, अपने इस अहिंसावाद को, अपने सिद्धांतों को दर्शाया है, जो कि उन्होंने बताया कि जो एक तरह से म्यांमार के अंदर सैन्य सरकार थी, उस सरकार के माध्यम से इनको 15 सालों के लिए घर के अंदर नजरबंद रख देना। सोचो 15 साल एक घर के अंदर ही बंद, ना कहीं और, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, बस घर में रहना है। ऐसा बहुत मुश्किल है, सुनने में आसान लग रहा होगा बट है बहुत मुश्किल। इनके पति जिनको कैंसर जैसी
ऐसी बीमारी थी, उनसे भी इनको कभी मिलने नहीं दिया था। उनकी बीमारी के बाद भी उनको कभी मिलने नहीं दिया। यहां तक कि समझ लीजिए उनसे बात तक की नहीं करनी थी इनको, इतना दुर्दशा हुई थी। तो यहां पर क्या है, इनका मानना था, इन्होंने हमें क्या सिखाया, इनका मानना था कि जब तक हमारे मन में डर है, अब वो डर कुछ भी हो सकता है, जब तक हमारे मन में डर है तब तक हम स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन ही नहीं कर सकते। इन्होंने हमें ये सिद्धांत दिया, ये आदर्श दिया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा चैप्टर। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था। मैंने इस पूरे चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आती थी उसको एक वन शॉट वे के साथ समझाने की पूरी कोशिश करिए, वो भी विथ नोट्स। सो होपफुली आपको भी सारी चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, कहीं कोई डाउट रह गया हो किसी भी टॉपिक में, मैं जानता हूं रहा नहीं होगा, क्योंकि कहीं कोई डाउट कहीं रह भी गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कहीं कोई डाउट नहीं रहा हो, आपको सारी चीजें समझ में आई हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आई है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरीके से एक वन शॉट वे के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।